नमस्कार, सीबी लाइव के पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं अलीराजपुर जिला कांग्रेस के बड़े नेता महेश पटेल, जोबट से कांग्रेस की विधायक सेना महेश पटेल। दोनों से ये संयुक्त पॉडकास्ट है और इसमें हम कई उनसे जुड़े हुए सवाल करेंगे। सवाल राजनीतिक भी होंगे, निजी भी होंगे और वो सारे सवाल होंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे करूंगा सेना जी कि आप गृहिणी थी, राजनीति में कैसे आ गई? जी, सबसे पहले आपका स्वागत और धन्यवाद और बधाई देती हूँ। पॉडकास्ट में आज हमें आने का अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित ही गृहिणी का काम किया है मैंने बहुत अच्छे से, परिवार को लेकर चलना, और बड़ा परिवार था तो सब कुछ जो हर नारी को करना, हर महिला को करना चाहिए, वो सब किया है और अच्छे से परिवार को लेके चले मतलब हैं। वो वक्त कब आया जब आपको कहा गया कि आप राजनीति में आओ? राजनीति में तो जैसे बहुत समय तक तो हमने घर का पूरा काम संभाला, खेतों का संभाला, हमारे घर में गाय वगैरह भी बहुत सारी थी, ये सब चीज़ें घर का जितना भी काम हुआ A to Z हमने संभाला ही है। लेकिन उसके पश्चात अचानक से हमारे ससुर जी का जाना हुआ है और 2005 में जब इन्होंने भी इच्छा जाहिर की कि थोड़ा सा राजनीति में भी सबकी डिमांड आती है तो हम क्या बोलना चाहिए, वार्ड का नेतृत्व करें। तो सबसे पहले इन्होंने मुझे पार्षद बनाया 2005 में। और जब पार्षद का जब मैंने फार्म भरा तो फर्स्ट बार में मैं निर्विरोध आई थी। श्री गणेश वहीं से हुआ है। तो उसके पश्चात धीरे धीरे हम लोग राजनीति में 2 बार पार्षद बने और उसके पश्चात पार्षद बनते बनते अनुभव बढ़ता गया, राजनीति में बढ़ता गया। तो उसके पश्चात बस आप सबके आशीर्वाद और नगर की जनता के आशीर्वाद से, घर परिवार के आशीर्वाद से और अच्छी मेहनत, और हो सकता है जनता को मेरा काम पसंद भी आया, सबको लेके चलना, सभी से मिलजुल के रहना। तो जनता ने मुझे पार्षद के साथ साथ में फिर मुझे नगर पालिका का अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत अध्यक्ष करने का अवसर दिया है। तो आप अब नगर पालिका अध्यक्ष कितनी बार रहे हैं? अभी भी हूँ। अभी 2012 से लेकर 2000 अभी तक, मतलब तीसरी बार, अभी ये तीसरा टर्न चल रहा मेरा है। आप विधायक बन गए फिर भी आप नगर पालिका अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा आप? ये नगर पालिका का अध्यक्ष पद इसलिए नहीं छोड़ा कि अलीराजपुर की जनता ने जिस प्रकार से मुझे मान सम्मान दिया है, एक बार उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान के साथ अध्यक्ष बनाया, फिर मैंने उनके विश्वास के ऊपर जब मैं खरा उतरी हूँ तो निश्चित ही उन्होंने मुझे दूसरी बार और अध्यक्ष बनाया। उसके जब दूसरी बार भी मैं नगर की जनता का दिल और मन जीता हूँ तो उन्होंने मुझे तीसरी बार भी बनाया। तो ये जनता का आशीर्वाद जो है, तो मैं एकदम इनको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती और आगे भी नहीं छोड़ूंगी। दोनों भूमिकाएं आप निभा रही हैं। दोनों भूमिका महेश भाई, आप भाभी जी को राजनीति में क्यों लाए? आपको क्या लगा कि आना चाहिए? परिस्थितियां क्या थी? मैं सबसे पहले सीबी लाइव को बधाई देता हूँ, क्योंकि जब राजनीतिक में मेरे पूज्य पिताजी यहाँ राजनीतिक में थे, विधायक भी रहे और पूरे प्रदेश में उनका नाम जाना जाता था रेस्ता पटेल जी के नाम पे। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले राजनीतिक का सोसाइटी के माध्यम से, किसानों के माध्यम से मुझे सोसाइटी का अध्यक्ष भी बनवाया। उसके बाद मंडी अध्यक्ष भी बना। फिर उनके निधन के बाद मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष भी रहा। संगठन में भी मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा झाबा जिले का, और प्रदेश का उपाध्यक्ष भी मीनाक्षी नटराज जी ने मुझे बनाया। और संगठन में कांग्रेस कमेटी ने मुझे प्रदेश का सचिव भी बनाया, उनके साथ भी काम करने का मौका दिया। और जब बारी आई इनकी, तो सबसे पहले हम पार्षद का चुनाव लड़ा, क्योंकि महिला सीट थी हमारे वार्ड की। तो वहाँ पर ये निर्विरोध आए। इसके बाद इनको तुरंत के बाद मंडी के डायरेक्टर के रूप में भी ये चुने गए।
और 2013 में इन्हें अलीराजपुर विधानसभा की टिकट भी दी थी। तो इनको राजनीतिक में और मतलब पारिवारिक हमारा राजनीतिक से जुड़ा हुआ परिवार है, तो हमने ये सोचा कि अलीराजपुर की नगर की जनता के लिए क्या कैसा हो सके, महिला अध्यक्ष का हुआ। स्वर्गीय पटेल साहब, स्वर्गीय वेस्ता पटेल साहब का एक बहुत बड़ा नाम था, नो डाउट, पूरे देश में, प्रदेश में, इलाके में, और लोग भी काफ़ी उनको चाहते थे, मानते थे। कितना फ़ायदा आप देखते हैं कि जो परिवार की विरासत के रूप में आपने राजनीति संभाली आप दोनों ने, तो कितना उनके नाम का आपको फ़ायदा मिलता है, जनता का कितना आशीर्वाद मिलता है? उनके स्वर्गीय पिताजी के नाम पे चाहे हम भोपाल जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, पूरे जहाँ जहाँ पे उनके नाम से कि हम वेस्ता पटेल जी के लड़के हैं, तो एक ही बात करते कि वेस्ता पटेल एक बहुत पावरफुल आदिवासी नेता थे और आप उनके बेटे हो तो बहुत बड़ी बात। मुझे कांग्रेस ने पूरे जब से पूज्य पिताजी शांत हुए तब से कांग्रेस में हमेशा जहाँ भी वेस्ता पटेल का नाम आता मुझे कांग्रेस ने सम्मान दिया, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, राहुल जी हो, कमलनाथ जी हो, सभी ने मुझे पूरा मान सम्मान दिया, भूरिया जी ने भी दिया। तो ये स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया जी ने भी मतलब हमारे को अच्छी मदद की। तो ये एक पिताजी की विरासत में जो हमारे को मिली है, आज तक हम अलीराजपुर ज़िले में निभा रहे हैं। छोटा भाई विधायक भी रहा और अभी वर्तमान में हमारे को जो कि स्वर्गीय कलावती बहन के दुखद निधन के बाद तो अलीराजपुर ज़िले में किसको टिकट दिया जाए, तो उन्होंने मुझे उपचुनाव के लिए कमलनाथ जी ने बुलाकर बोला कि आपको जोबट विधानसभा लड़ना है। तो मैं उस चुनाव में आपने बहुत कड़ी टक्कर दी, मैं देख रहा था, पूरी सरकार लगी थी और आपने टक्कर दी, बहुत मामूली अंतर से आपकी हार हुई। क्या वजह रही उसमें? उपचुनाव में मैं हारा नहीं, मुझे हराया गया, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी, ज्योतिराज सिंधिया जी, कई मंत्री, सांसद, कलेक्टर, एसपी ने मुझे जो हराया जी जान लगा के, क्योंकि मैं अकेला पूरा काफ़ी जनता का विश्वास जीत के 5,500-6 हजार वोट से शायद मैं हारे थे। करीब 3600 ये 5,000 के 6,000 के करीब मैं हारा। मुझे जनता ने पूरा विश्वास किया था और जिताया गया, लेकिन पूरा प्रशासन और शासन लगने के कारण मैं हारा। तो वहाँ की जनता ने फिर कमलनाथ जी के ने मुझे बुलाकर बोला कि आप को अब टिकट नहीं देंगे, आपके घर से आपकी धर्मपत्नी को देंगे। वजह बताइए, आपको क्यों नहीं देंगे? आप तो सिर्फ 5,500 वोट से हारे थे। तो उन्होंने एक ही बताया कि आप 2-3 बार चुनाव हार चुके हैं, तो आप आपकी पत्नी को टिकट देंगे। और उन्होंने कमलनाथ जी ने विश्वास कर इन्हें टिकट दी और करीब हम 40,000 वोटों से जीत के आए। आपको उम्मीद थी कि आप इतने वोटों से जीतेंगे? हमारे को पूरा भरोसा था कि हम 20-25 हजार वोटों से जीतेंगे, लेकिन जोबट की जो जनता ने आपार जो वोट दिए, चुनाव का बदला ले लिया। बदला लिया, क्योंकि जब शासन प्रशासन कुछ भी नहीं था, तो वहाँ की जोबट की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 40,000 वोटों से जीत हासिल कर मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर एक कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में कमलनाथ जी की झोली में हमने उनको दिया।
आपने कहा कि 3 चुनाव आप हारे इसलिए आपको टिकट नहीं दिया कमलनाथ जी ने, तो ये 3 चुनाव क्यों हारे थे आप लगातार? 3 चुनाव समीक्षा की आपने इसकी? समीक्षा की। सबसे पहले जो 2003 का चुनाव था, दिग्विजय सिंह के साहब के 10 साल के कार्यकाल में, जो कि एक लहर थी पूरे प्रदेश में कई नेता हारे, उमा लहर बड़े थी। बड़े उमा भारती की लहर थी। उसमें मेरे पूज्य पिताजी के निधन के बाद मुझे दिग्विजय सिंह साहब ने टिकट दी थी, तो उस लहर में हारे। और 2008 में मैं 2800 से चुनाव हारा था, क्योंकि मुझे 24 घंटे के पहले बखतगढ़ थाने में बिठा दिया था। 24 घंटे के पहले हमारे को करीब 30 से 40 लोगों को। कौन एसपी थे उस समय? उस समय एसपी चौधरी साहब थे, चौधरी नहीं, कुशवाहा साहब थे एसपी। तो उन्होंने हमारे को क्या आरोप क्या लगाया था आप? हमने ये लगाया था कि वहाँ अवैध शराब बांटी जा रही है और इन्हें रोको। और हमने वहाँ उनको गाड़ी भी पकड़ के दी थी, लेकिन दबाव के कारण, सरकार के दबाव के कारण हमारे को बिठा गया। और उस टाइम पूरे लोगों में ये दहशत फैला दी कि महेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया, वोट मत दो, वोट मत दो। उसके कारण 2000 में मुझे 2800 से हार का सामना करना पड़ा शासन के कारण। और तीसरा, ये आप उपचुनाव में मुझे टिकट मिली थी, उपचुनाव में। तो ये शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ था, पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री, कई लोग लगे थे। इसके कारण मुझे हार का तो सामना था। आपको आगे पार्टी टिकट देगी तो आप चुनाव आगे लड़ेंगे कि अब भाभी जी लड़ेंगी? अगर पार्टी संगठन 2 विधानसभा हैं आपके जिले में। अगर टिकट देंगे तो बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी का बिल्कुल सम्मान करेंगे। और जहाँ भी, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, तो बिल्कुल मैं तैयारी हूँ। क्योंकि जोबट भी है, अलीराजपुर भी है, जहाँ से भी मुझे पार्टी टिकट देगी वहाँ से लड़ूंगा। एक चीज बड़ी चर्चा होती है कि कांग्रेस और पटेल परिवार ये एक दूसरे के पर्याय हैं, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। पटेल परिवार के बगैर कांग्रेस नहीं चलेगी और कांग्रेस के बगैर पटेल परिवार नहीं चलेगा। तो और ऐसा है? हाँ, ऐसा सही है, क्योंकि पार्टी की, क्योंकि देखिए ना, आप जिला अध्यक्ष रहे, आप विधायक हैं, नगर पालिका है, कुछ पार्षद हैं, बेटा पार्षद है, वो मुकेश पटेल जिला अध्यक्ष हो गए, पहले विधायक थे। तो जो दिख रहा है, हालांकि दोनों पार्टियों में है ये, तो क्या यहाँ की जनता ये मानती है कि कांग्रेस और पटेल परिवार पर्याय है एक दूसरे का? यहाँ की जनता पूरी हमारे पे विश्वास करती है। और हम जनता के बीच में जाते हैं तो खरे उतरते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी भी हमारे पे विश्वास करती है। तो चाहे जिलाध्यक्ष का हो, चाहे जो भी है, तो हमारे को यहाँ पे कांग्रेस पूरी मदद करती है। अभी मुकेश पटेल बन गए जिला अध्यक्ष, तो क्या आशीर्वाद लेने आए आपसे? मुकेश पटेल भी आए थे 1-2 बार, और उन्हें मैंने बताया कि संगठन एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अच्छा। क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव और विधानसभा चुनाव, उसमें आपको खरा उतरना पड़ेगा। क्योंकि स्वर्गीय पूज्य पिताजी की एक ही है कि आप सभी, जो भी गरीब आए या कोई भी आए, तो उसकी हमेशा आप आशीर्वाद लेके मदद करो, ताकि आने वाले समय में आपने जो, जनता ने आपको जो दिया है, उसका पूरा मान सम्मान के साथ गरीब लोगों की मदद करना। एक सवाल आपसे है कि विधायक बनने के बाद, अगर हम बात करें, उसके बाद कुछ निजी सवाल भी लेंगे कि विधायक बनने के बाद मैंने देखा विधानसभा में आपने कई मुद्दे उठाए। ऐसे कोई 3 मुद्दे जो आपको लगते हैं कि जो जनता के हित के सारे मुद्दे थे, लेकिन 3 प्रमुख मुद्दे क्या थे जो आपने?
मुद्दे तो मैंने बहुत सारे उठाए, जैसे जैसे हाउस चलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा नंबर आ जाए। हमारा एक महीने पहले से क्वेश्चन लगते हैं और क्वेश्चन तो हम लगाते ही लगाते, लेकिन उसके अलावा भी जब ध्यान आकर्षण हो, याचिका हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी नाम लिख के स्लिप स्पीकर साहब तक पहुँचाएँ, कैसे भी, पर हम प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे। तो मैंने जो मेन मुद्दा था वो तो मैंने ऑनलाइन ही लगाया था। खासकर हम हमारे समाज, आदिवासी समाज का जो भूमि अधिग्रहण वाला मुद्दा मेन था, उसको विशेषकर हमने उठाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से मुझे जवाब भी दिया कि कोई किसी भी आदिवासी समाज की ज़मीन नहीं छीनी जाएगी। लेकिन इसके पहले जिस प्रकार से जो लेटर निकले हैं भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से, वो लेटर कहीं ना कहीं हमारे समाज को भयभीत कर रहे थे कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, हमारी ज़मीन चली जाएगी। और अन्य अन्य स्टेट में जैसे ज़मीन छीनने के बाद में उनको कहीं ना कहीं स्थापित किया जाता है, तो निश्चित ही आदिवासी समाज को अगर एक जगह से उठा के कहीं और ले जाके स्थापित कर देते तो उसमें ये पूर्ण रूप से ये हो जाता है कि उनके देवी देवता, उनके प्रकृति के पूजक जो रहते और जिस प्रकार की पूजा पाठ की उनकी जो मान्यता रहती, वो कहीं ना कहीं बहुत दिल को ठेस पहुंचने वाली बात होती है। तो हमारा आदिवासी समाज इससे भयभीत था, तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, मैं ये वाला आपकी बात रखूंगी विधानसभा में, आपने मुझे विधायक बनाया तो निश्चित ही आपकी बात रखूंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने अच्छे से जवाब दिया कि कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनी जाएगी, आप चिंता मत करो। तो अब तब से थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। और दूसरी बात, एक हमारे ओल्ड पेंशन की उठाई मैंने, फिर उसके पश्चात मेरे कठेवाड़ा ब्लॉक का जो वावकरा वाला रोड का वो सबसे पहले उठाया, वो तो बन के भी तैयार हो गया, उधर वाला गुजरात से लगा हुआ था। उसके बाद मैंने ये हमारे किसानों की जो लाइट की बहुत दिक्कत रहती, तो 132 केवी का ग्रिड का उठाया मैंने। और हमारे युवाओं बेरोजगार 25 लाख के आसपास जो युवा बेरोजगार है, उनकी भी आवाज़ मैंने उठाई। उसके पश्चात मैंने ये क्या बोलना चाहिए, ओल्ड पेंशन, हमने कांग्रेस के सरकार में जब ओल्ड पेंशन। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने आपको ये उठाते भी देखा था कि आपके जो बेटे हैं उन पे एफआईआर हुई 307, पुरानी 307, 109 बीएनएस, तो आप उसे रद्द कराने की मांग कर रही थी राजनीतिक, तो क्या मांग है आपकी उसमें और क्या आरोप है आपके? ये तो जैसे हमारा बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड, चाहे मेरे ससुर जी के टाइम से हो, वो भी कितने पदों पे विराजमान रहे, मेरे पति भी कितने पदों पे, और ये दमदार राजनीतिक हमारा जो बैकग्राउंड है, इस चीज़ को दबाने के लिए सरकार तरह तरह के षड्यंत्र रचती। अब उसका उदाहरण था आपको सीधा सीधा इसी मेरे बेटे के ऊपर, जो 2 तरह के नियम में, एक इन्होंने 307, जबकि 307 जो लगना नहीं चाहिए वो लगा दी, जो हमको दबाने के लिए, इस परिवार को दबाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो हकीकत है, जैसे कलेक्टर मैडम वाला भी हुआ था, झाबुआ कलेक्टर का भी हुआ, उनके ऊपर वो नहीं लगा। तो यही बातें को मैंने प्रोजेक्ट किया वहाँ पे कि क्या संविधान के अंतर्गत क्या 2 नियम क्यों लागू, क्या मतलब हमारा परिवार किसी से दबता नहीं, किसी से डरता नहीं, जो सत्य है, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता ने आज हमें यहाँ तक लेकर आए, जनता के लिए लड़ेंगे और मरेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन जनता का साथ नहीं छोड़ेंगे हम। तो अगर उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर जो जिस तरह की जो धारा लगाई, तो ये कहीं ना कहीं हमारे परिवार को दबाने के लिए इस प्रकार की सरकारें षड्यंत्र रचती है। महेश भाई, कोर्ट में जा रहे हैं क्या इस मुद्दे पे आप? इस मुद्दे पे कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि ये दबाव में है कार्रवाई, तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप जा रहे हैं क्या इस मामले? हाई कोर्ट में हमने याचिका लगाई हुई है और 2-4 दिन में फैसला भी आ जाएगा इसका, क्योंकि जो 307 एक एक्सीडेंट के मामले में जो लगाया गया वो पूरा, क्योंकि पुलिस तो वीडियो जारी करके कह रही है कि ये देखिए सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर था। पुलिस अधूरा वीडियो बता रही है इसमें, और हमने भी देखा, और सीधा मेरा बालक सीधा रोड से जा रहा था और सीधा उमराली रोड पे नाके पे जा रहा था उनके मित्र को छोड़ने, लेकिन वहाँ पे एक एसडीओपी की गाड़ी खड़ी थी, एसडीओपी की गाड़ी खड़ी थी, तो उसने टर्न काटा तो सीधा की सीधा खंबे पे, डिवाइडर पे ठुकाया। पुलिस उस साइड खड़ी थी। अगर पुलिस प्रशासन या कोई भी अगर पूरा वीडियो बताए तो हम जाने, क्योंकि उन्होंने कट करके। लेकिन पुलिस ये आरोप भी, पुलिस और भी मुकदमों का जिक्र करती है कि किसी नगर पालिका की पूर्व सीएमओ की बेटी ने भी सुसाइड कर लिया, वो केस भी लगाया गया।
तो ये बार बार घटनाक्रम हो रहे हैं, ऐसा आरोप भी पुलिस का है। पुलिस राजनीतिक के दबाव में, जो एसपी था राजेश व्यास, वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार, मंत्री, सांसद, उनके दबाव में लिखाया गया और 3 दिन बाद वहाँ पे रिपोर्ट लिखी गई जो बच्ची की जो आत्महत्या की, मेरे बेटे पे आरोप लगाया। जब एसपी उनके घर पे गया, सांसद वहाँ गई थी और कई मंत्री, मुख्यमंत्री के फ़ोन आया कि इस परिवार को कैसे दबाया जाता है, लेकिन वो परिवार ने रिपोर्ट ही नहीं लिखना चाहता था, खुद ने आत्महत्या की। लेकिन प्रशासन के दबाव में उन्होंने भी रिपोर्ट लिखी, पुलिस द्वारा लिखाई गई, उनके जवान द्वारा, एडिशनल एसपी ने जांच कर, तो वो बाइज्जत बरी हो चुका है। फैसला आ गया, 2 महीने के अंदर फैसला हो गया। उन परिवार वालों ने न्यायालय में बोला, खुद पेश हुए कि इनकी कोई नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन के दबाव में और राजनीतिक दबाव में दबाव डाल के बदनाम किया जाता है। लेकिन ऐसा आज भी मतलब बरी हुआ है। तो ये एक राजनीतिक साजिश की तरह हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी कुछ हो जाए। आपसे एक सवाल है कि 18 महीने आपको विधायक बने हो गए हैं। इन 18 महीनों में आपसे अगर हम पूछें कि क्या विकास को लेकर आपकी बड़ी उपलब्धियां हैं, तो संक्षिप्त में अगर आप बता पाएं। निश्चित ही 192 जोबर्ट में जिस प्रकार से जनता ने जिस प्रकार से जितना सहयोग दिया है, तो जनता का जितना आभार करो उतना कम है। हमेशा आभार करती रहूँगी और धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन मैंने भी पूरी कोशिश की है कि उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए अभी आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि जब हमारे ये शीतकालीन सत्र चले और लेटर लिखे, मंत्री को लिखे, मुख्यमंत्री को लिखे, सभी विभागों को लेकर टोटल मेरे कम से कम 108 करोड़ के आसपास मैंने 18 महीने में काम करके बहुत सारे 50% तो काम पूर्ण हो चुके हैं और 50% प्राक्कलन तैयार करके ने शासन को भेज रखे। तो 108 करोड़ के समथिंग मैंने पूरी जनता का काम करके ने कोशिश कर रही कि उनके विश्वास पे खरा उतरूं। आप संतुष्ट हैं? कितना % देंगे आप खुद को काम विधायक के रूप में जो आपने काम किया? हाँ। उसमें आपको संतुष्टि है कि आप अभी नहीं, ठीक काम किया और अच्छा करने के और बाकी है। क्या मैं खास करना 50% चाह रहे नहीं, मैं 100% जाऊँ ना। अब जनता ने मुझे 100% दिया, 40,000 से जिताया, तो निश्चित ही मैं भी 100% ही काम करके दूं जनता को। तो अभी 108 करोड़ तक मैं पहुंची हूं और कोशिश ये कर रही हूं कि अभी भी सामने रबी और खरीफ की फसलों का समय आ रहा है। तो 132 केवी का जो ग्रिड है वो मेरे को जितना जल्दी हो सके मेरे को लगा के देना है, ताकि पलायन रुके और लोग सब यहाँ अपनी खेती पे दिमाग लगा के न उनको फसल ले सकते हैं। एक निजी सवाल है, आप दोनों की जो शादी हुई थी, लव मैरिज है महेश भाई या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज दादा ने करवाई? दादा ने। देखने आप गए थे कि परिवार के लोग गए थे? नहीं, हमारी रिश्तेदारी में, इनके मामा जी के वहाँ। आपका राजनीतिक परिवार था या? इनका राजनीतिक परिवार तो नहीं था, लेकिन मेरे मामा जी जैसे 6 बार के विधायक रहे सरदारपुर से। क्या नाम था? गणपत सिंह जी पटेल। तो निश्चित ही उन्होंने उनके घर में जैसे बड़ा करना, पालन पोषण और मम्मी के साथ जाना आना, ज़्यादा समय वहीं पे रहना, तो ये सब चीज़ें थी। और मामा जी को सब कुछ आगे भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा ऐसा सोच के उनके आशीर्वाद से सब कुछ आज अच्छा ही है। महेश भाई हस्तक्षेप करते हैं आपकी विधायकी में? नहीं करते, मैं तो सेल्फ डिसीजन लेती हूँ जो सही रहते। कुछ ऐसे रहते हैं जो हम मिल के बात सलाह ले लेते हैं, या ये मुझे सलाह देते हैं, मैं लेकिन हमारी चर्चा जरूर हो जाती है। लेकिन कोशिश मैं ये करती हूँ कि थोड़ा सा सेल्फ डिसीजन लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा एक महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। महिला सशक्तिकरण के लिए आपको आज़ादी दी है पूरी? बिल्कुल, ये तो है ही। महेश भाई, आपके बारे में ये चर्चा है कि आपने निजी स्तर पर कई सड़कें बनवा दी, हेडपम्प खुदवा दिए, डीपी लगवा दी, कई बच्चों की पढ़ाई में आप मदद करते हैं।
मैंने देखा भी है कई बार, मैंने फील्ड में रिपोर्टिंग में जब की तो आपने वो देख के, वीडियो देख के आपने उनकी मदद की, मकान बनवाए। ये आपने अभी बताया था कि स्वर्गीय पटेल साहब के समय से ये आप लोगों के परिवार की है। ये ज़्यादातर लोग परहेज करते हैं राजनीति में इस तरीके से कि ठीक है सरकार से करा देंगे, रेड क्रॉस से करा देंगे। आप हिचकते नहीं हैं, ऐसा क्यों? मेरा एक ही, जो भी गरीब की, चाहे कोई भी हो, कोई भी समाज का हो, उनकी एक, चाहे आपके माध्यम से हो, चाहे वो हो, मैंने सबसे पहले तो पूज्य पिताजी की स्मृति में कई कैंप लगाए स्वास्थ्य के, कई लोगों के मैंने निःशुल्क इलाज भी कराए, करीब 3 से 4 हज़ार लोगों को अभी तक। अलग अलग तरीके की सर्जरी करवा दी आपने। हर्निया है, सीजर है, जैसे कई बीमारियों पे आते हैं उनको, चाहे धीरज यूनिवर्सिटी या पारुल यूनिवर्सिटी में मैं खुद उनके माध्यम से फ़ोन लगाकर या फिर उनकी गाड़ी बुलवाकर कैंप लगाकर, तो सबसे पहले तो हम ये गरीबों की मदद करना, चाहे पूरे खरगोन के भी, धार के भी, झाबुआ के भी, अलीराजपुर के जो धीरज हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे जाते हैं तो उनका निःशुल्क इलाज भी होता है। और हमने कोरोना काल में जब गरीब, मतलब लोग घरों में से नहीं निकलते थे, कहीं अनाज नहीं मिल रहा था, तो हमने, मेरी धर्मपत्नी और मेरे परिवार वालों ने पूरे नगर में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी तो वहाँ पे अनाज दिए, खाना दिया, और कई लोगों को इंजेक्शन की व्यवस्था करवाई, चाहे गुजरात से हो, चाहे कमलनाथ जी से, सभी से मैंने इंजेक्शन उपलब्ध कराए कि कई लोगों के हमने जिंदगियां भी बचाई। तो ये झाबुआ ज़िले में कई मकान जल जाना, या कोई बच्ची के साथ थांडला में एक घटना हुई थी, पीड़ित परिवार को मदद करना, कोई मकान जल जाता है, या कोई गुजरात में हमारे ज़िले में आए दिन एक्सीडेंट से मजदूरी करने जाते, वहाँ पे एक्सीडेंट में करंट से मौत हो गई थी भाबरा तहसील के अंतर्गत, तो वहाँ पे भी मैंने मदद की। जहाँ जहाँ मेरे को मदद करने की ज़रूरत पड़ती तो वहाँ बिल्कुल मैं मदद करता हूँ, बेहिचक करता हूँ। और जो इंदौर में, चाहे रीवा हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे जहाँ भी अलीराजपुर ज़िले में शिक्षा कि बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मैं पूरी, उनका कॉल आ जाता है कि भैया हमारे पास फीस के पैसे नहीं है, तो मैं तुरंत उनकी व्यवस्था मेरे निजी से करता हूँ। रोड की बात आई तो रोड, जोबट विधानसभा हो या पूरे क्षेत्र में रोड, हमने जेसीबी से और ट्रैक्टर के माध्यम से एक पक्का रोड तो नहीं बनाया, लेकिन हमने एक सुदूर रोड बनाया, तो वहाँ आवागमन हुआ। अभी भी मैंने कुछ दिन पहले 2-3 रोड बनाए, उसमें मैंने वीडियो जारी नहीं किए। तो ये जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ, जैसे हेडपम्प करीब हमने 100 हेडपम्प खुदा दिए, उसकी भी हम सूची और वीडियो जारी करेंगे। और जहाँ भी जो भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे नगर की बात हो, चाहे ग्रामीण की बात हो, तो उसमें हमारा परिवार पूरी मदद करता है। अभी हमने स्वर्गीय पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि पर भी हमने किसानों को हमने एक संकल्प लिया कि उनकी स्मृति में हर गांव में 1 से 10 तक पौधा चले जाए, किसानों के लिए, चाहे गरीब महिलाओं के लिए। तो हम पूरी मदद करते, पूरा काम करते हैं। अब कुछ राजनीतिक सवाल करते हैं कि अभी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी झगड़ लिए। दिग्विजय सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि कमलनाथ जी के ईगो के कारण सरकार गिर गई,
तो कमलनाथ जी ने जवाब दे दिया कि नहीं नहीं आप हस्तक्षेप करते थे इसलिए गई। कैसे देखते हैं आप इसको? इसमें राजनीति की बात, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी राष्ट्रीय नेता और हमारे आदरणीय हैं, तो उसमें मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो बड़े लीडर है और आपस में। कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, आपको क्या लगता है इस तरीके से झगड़ेंगे तो? कांग्रेस का भी नेतृत्व जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी विपक्ष का नेता, तो अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चाहे वोट चोरी हो, चाहे राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हो, उसमें कांग्रेस को काफ़ी फायदा मिला। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चाहे बिहार हो, बिहार में आप लोगों ने देखा होगा हुजूम उमड़ रहा वोट चोरी, और हमारे राष्ट्रीय नेता प्रभारी हरीश चौधरी जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के उनके नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ होगी, और संगठन सर्जन के साथ जो राहुल गांधी जी ने जो लिया है निर्णय, तो उससे कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। परिसीमन की चर्चाएं हैं कि परिसीमन होगा तो अलीराजपुर जिले में एक विधानसभा बढ़ेगी, सोंडवा नई विधानसभा हो जाएगी, साथ में महिला आरक्षण भी पास हो गया। कभी ऐसा हुआ कि अलीराजपुर महिला सीट घोषित हो गई, तो क्या आप अलीराजपुर से लड़ेंगे? ये तो संगठन की बात रहेगी। अगर महिलाओं की जहाँ भी महिला सीट होगी तो वहाँ बिल्कुल जिले में कहीं भी लड़ सकते हैं आप? जिले में कहीं भी लड़ सकते हैं, और दूसरे को भी मौका मिलेगा। अगर एक सीट और बढ़ेगी तो जिले में कार्यकर्ता है, उनको भी मौका मिलेगा। महेश भाई, मेरी खबरों में कई लोग कमेंट करते हैं कि सांसद महेश पटेल जी को होना चाहिए। अब 3 बार से यहाँ पर बीजेपी का सांसद है रतलाम झाबुआ अलीराजपुर से। 29 के लोकसभा चुनाव में अगर आपको अवसर मिलता है तो क्या आप लड़ना चाहेंगे? पार्टी देगी टिकट तो क्या लड़ेंगे? अगर बिल्कुल पार्टी ने मुझे अभी भी मौका दिया था जब 2024 में, तो मुझे पूछा गया कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल टिकट मिलेगी। तो मैंने अभी हाल ही जोबट विधानसभा चुनाव जीते हैं, तो अगली बार 2029 में अगर पार्टी मेरे पे भरोसा करेगी और जो जनता, तो मैं बिल्कुल 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और जीत के राहुल गांधी की झोली में। और अगर महिला सीट आ गई रतलाम झाबुआ अलीराजपुर, तो फिर आपको लड़ना है? शीर्ष नेतृत्व के नियम का पालन तो करना पड़ेगा। हमारा हाई कमान चाहे दिल्ली हो कि भोपाल हो, हम उनका अगेंस्ट से नहीं जा सकते। वो हमें जो बोले उनका पालन करेंगे। कुछ छोटे छोटे सवाल और जल्दी से जवाब। कांग्रेस में आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं आप? कांतिलाल भूरिया या दिलीप सिंह भूरिया? हम जो आदिवासियों की जो लड़ाई लड़ी, जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया एक आदिवासी एक नेता था जो जल जंगल जमीन के लिए विधानसभा लोकसभा में जो आवाज़ उठाई। उन्होंने 6ठी अनुसूचित के लिए, पैसा एक्ट के लिए और कई आदिवासी मुद्दों के लिए। तो मैं राष्ट्रीय एक आदिवासी नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी को मैं मानता हूँ। आप किसको मानते हैं? हम तो उस समय राजनीति में नहीं थे, इसलिए ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके बारे में। चलिए, दिग्विजय सिंह कमलनाथ में कौन बेहतर है? हमारे दोनों बेहतर है। है। कमलनाथ जी भी हमारे वरिष्ठ है और दिग्विजय सिंह जी भी मेरे पूज्य पिताजी के अगिन्न मित्र रहे, और उन्होंने ही मेरे पिताजी को पूरी ताकत दी। तो दिग्विजय सिंह जी भी हमारे सामान्य है और कमलनाथ जी भी सामान्य है। आपका क्या जवाब है? देखिए, वो जब दिग्विजय सिंह साहब हमारा घर में आना जाना, वो फैमिली वाला मैटर है। कमलनाथ जी भी। दोनों फेवरेट कौन है आपके? नहीं, दोनों ही फेवरेट है।
उनको ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं कर चलिए, सकते, ठीक दोनों ही है। बराबर हमारे लिए। उमंग सिंगार और जीतू पटवारी में कौन बेस्ट है? उमंग सिंगार जी हमारे एक अच्छे लीडर है और उन्होंने मुझे आदिवासी विकास परिषद का उपाध्यक्ष बनाया। और अभी जहाँ भी मतलब उमंग सिंगार जी के जब विपक्ष के नेता है तो पहले विधानसभा में जो विपक्ष के नेता जो जो निभाते थे, और आज उमंग सिंगार जी हर एक विधायकों को, आदिवासी विधायक हो, चाहे सामान्य का विधायक हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का विधायक हो, तो उसमें उमंग सिंगार जी एक दो दिन पहले मीटिंग लेके कि ऐसा जो विधानसभा में उठाने के लिए मुद्दे एक बता देते हैं कि आप ये मुद्दा उठाओ, ये मुद्दा उठाओ। अभी मांडव में प्रशिक्षण चला, फिर विधायक दल की बैठक होती है, तो मुद्दे विधायकों को जो ऐसा एक आदिवासी नेता मिला और जो विधानसभा में जो कि मुख्यमंत्री को जो घेरते, तो मुख्यमंत्री को जवाब नहीं देते बनता, तो ऐसा एक आदिवासी नेता एक जो पैदा हुआ और जो स्वर्गीय जमनाथ देवी जी के जो सपने को पूरा कर रहे हैं, तो ऐसा नेता है। और जीतू पटवारी जी है लेकिन संगठन का काम कर रहे हैं, तेज तर्राट है वो भी, और संगठन को अच्छी मजबूती ला रहे हैं। आपको दोनों में से कौन फायर ब्रांड लगता है, उमंग सिंगार या जीतू पटवारी? देखिए, जीतू भाई साहब के साथ तो बहुत ज़्यादा समय और काम करने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन विधायक होने के नाते उमंग जी हमारे बड़े भाई, जो निश्चित ही हमें ट्रेनिंग के रूप में हमारे आधे घंटे की मीटिंग होती है, सभी के क्वेश्चन सेम रहते तो उसको डिवाइड करते हैं, हमारी मीटिंग होती है, किसको क्या बोलना क्या नहीं, पूरी ट्रेनिंग करके हमको जब सदन के हाउस के अंदर लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें पूरी कड़ी में एक मोती की माला की तरह पिनो कर रखते हैं और हम निश्चित ही सरकार को अच्छी तरह से घेरते हैं। तो कहीं ना कहीं उमंग सिंगार का जो जिस प्रकार का हमारे बड़े भाई का नेतृत्व चल रहा है सीएलपी लीडर के रूप में, तो वो ज़्यादा बेटर काम करते हैं। अलीराजपुर जिले में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है। क्या कोई मांग आप लोग दमदारी से विधानसभा में रखेंगे? मैंने मेडिकल कॉलेज के लिए भी मांग की थी, विधानसभा में भी इन्होंने जो बात उठाई थी, इंजीनियर कॉलेज के लिए भी हमने मांग उठाई थी, और कृषि कॉलेज के लिए भी जब हमारे सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री कांतिलाल जी भूरिया थे, उस टाइम भी हमने मांग उठाई थी। लेकिन अलीराजपुर जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ काफ़ी चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कृषि कॉलेज है, आज कृषि कॉलेज के लिए हमारे बच्चे सागर जा रहे हैं, ग्वालियर जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए भी कई परेशानियाँ आती है, जैसे रीवा, ग्वालियर संभाग चेंज हो जाते, तो काफ़ी गरीब बच्चे जो मतलब वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती तो कभी कभी छोड़ के भी आ जाते। ऐसी स्थिति में यहाँ पे शासन प्रशासन को कॉलेज होना चाहिए। अभी हमने सुना भी था कि मेडिकल कॉलेज आपका आ रहा है झाबुआ, अलीराजपुर, धार और इसके बीच में, तो बीच सेंटर एक बड़ी जगह थी जो कि चंद्रशेखर आज़ाद के पास झोतराड़ा में, तो वहाँ पर अगर मेडिकल कॉलेज हो जाता तो आसपास के ज़िले चाहे बड़वानी हो, चाहे धार हो, अलीराजपुर हो, चाहे झाबा हो, तो एक बीच सेंटर में हो जाता। लेकिन यहाँ पे सरकार ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, तो इसलिए शासन को, मुख्यमंत्री को, यहाँ के मंत्री को आवाज़ उठाना चाहिए और गरीब लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। आज अलीराजपुर ज़िले में आप लोग भी दौरे करते हैं तो हम देखते हैं कि कई जगह स्कूल गिर गई, कई जगह वो हो गई है। अभी विधायक जी ने भी विजय शाह से मुद्दे उठाए थे और अरूबरू हुए, और माननीय कलेक्टर महोदय को भी उन्होंने फ़ोन लगाकर बोला, तो अभी कलेक्टर साहब ये बता रहे थे कि 40 स्कूलों का
एस्टीमेट बन चुका है और शायद शीघ्र ही उसका मतलब मंजूर होने का है। तो ऐसे आज शिक्षा और स्वास्थ्य का काफ़ी यहाँ पिछड़ा हुआ है। आज पायलन का देख लो, कोई रोजगार नहीं है, युवा दर दर भटक रहे हैं। तो ये सरकार नाकाम है, इसलिए हम विधानसभा में भी मांग उठाएंगे और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, चाहे जहाँ भी गरीब की, चाहे जल जंगल ज़मीन की हो, चाहे भूमि अधिग्रहण की हो। तो ये हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। तो ये था महेश पटेल और सेना महेश पटेल, विधायक जोबट। इस पॉडकास्ट शो में हमने कई मुद्दों पे उनसे चर्चा की, खुलकर बातचीत की। अब इस शो पर आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं।